हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के उपयोग। यानी कि अभी हमने पहले पढ़ा त्रिकोणमिति, अब त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग भी हैं। इसका एक अलग चैप्टर हमारे सिलेबस में दिया है, तो इसे हम जान लेते हैं। तो कुछ अनुप्रयोग यानी कि कैसे, तो त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा था ट्रायंगल। अब ट्रायंगल ऐसा कुछ हम कब कर सकते हैं इसका यूज़, तो जब कोई बिल्डिंग का काम हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई किला हो, कोई इमारत हो, तब हम त्रिकोणमिति का यूज़ करके उसकी ऊंचाई निकालते हैं। लेकिन ऊंचाई जब ही निकलेगी जब यहाँ पे कोई कोण होगा। यहाँ पे कोण हो सकता है, या फिर अगर हमें यहाँ का कोण नहीं दिया है तो कौन सा हमें कोण बताएगा वो क्वेश्चन, तो ये कोण बताएगा। अब ये कोण बताएगा तब हम कैसे करेंगे, और ये कोण बताएगा तब। और इन दोनों कोण को कुछ अलग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एक तो केस होता है ये कोण बताने का। इस कोण में हमें यहाँ पे 30 एंगल या फिर कुछ कोई एंगल देगा, और इस कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ये सबसे बेसिक चीज़ है इस चैप्टर की कि ये कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। और ये कोण क्या कहलाएगा, ये तो हो गया उन्नयन कोण। ये कोण कहलाता है अवनमन कोण। यानी कि जो कोण में ऊपर की तरफ किया जाएगा वो उन्नयन कोण है, और जिसमें नीचे की तरफ होगा उसमें अवनमन कोण होगा। ये तो दो चीज़ें बिल्कुल बेसिक हो गई। अब डिग्री भी होती है इसमें, क्योंकि कोण तो कोई ना कोई डिग्री का ही होगा ना, 30 होगा, 60 होगा। तो जब हम जस्ट लाइक मान लिया हमने ये 30 डिग्री का कोण है, तो जब हम इधर बढ़ेंगे तो कोण हमेशा घटता जाएगा। यानी कि जो भी इमारत की तरफ या पुल है, तो पुल की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो कोण क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी कि डिग्री में 30 था, अब इधर जितना अगर हम यहाँ खींच दें तो ये हमेशा या तो 45 हो सकता है या तो 60। अब केस के अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा वो हम मानेंगे, लेकिन ये ज़्यादा ही होगा। और जब हम इधर जाएंगे तो कोण घटता जाएगा, 0 हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ये कब काम लगेगा, जब हम फिगर बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन दिया होता है, फिगर हमें खुद ड्रॉ करना होता है कि इमारत है उस पर 30 डिग्री का कोण है, क्या है वो हमें फिगर खुद से ड्रॉ करना होगा। तो ये चीज़ मेन किस में हेल्प करेगी हमें, कि इधर जाने पे बढ़ेगा कोण, इधर जाने पे घटेगा। तो जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे, अगर हमें ये पता ही नहीं है, तो अगर 30 के बाद हो सकता है हमें बोला है कि 0 का कोण बन जाता है या कुछ बन जाता है, 60 का बन जाता है, तो हम गलती से 60 इधर भी तो ले जा सकते हैं, नहीं। बट इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इधर लेके जाएंगे 60 बनेगा। तो ये तो हमने देख लिया फिगर कैसे बनाएंगे। और क्या, बहुत छोटा सा चैप्टर, बट इसमें क्वेश्चंस अबाउट 6 टाइप के होते हैं। यानी कि 6 टाइप के क्वेश्चन इसमें पेपर में बन के आते हैं। बहुत इजी वाला भी है इसी में बहुत टफ वाला भी है। जो सबसे टफ क्वेश्चन आ सकता है, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। केवल ये 6 टाइप के क्वेश्चन अगर हमें आ गए लगाना, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में केवल समझने वाला ये चीज़ था, और जो समझना है कि क्वेश्चन को कैसे लगाएं। हर क्वेश्चन 6 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 6 से हम 60 भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बट मेन जो 6 टाइप के होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो ये है, सबसे ईजी। इसे मेन ऑप्शनल में ये पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है 2 नंबर में, बट आएगा तो 2 नंबर दे के जाएगा। बहुत इजी है, तो देखते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार खड़ी कर दी हमने, ये मान लिया हमने धरती है। हम क्योंकि हमें नीचे इक्वल मानेंगे, क्योंकि मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। धरती के एक बिंदु मान लिया हमने, ये जो मीनार पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है,
पाद बिंदु क्या होता है मीनार का, तो ये जो पॉइंट होता है, जैसे हमने मान लिया बी है ये इस बिंदु को हम बोलते हैं पाद बिंदु मीनार का, या जो भी बिल्डिंग या जो भी दिया होगा। ये 15 मीटर हमें दे दिया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ये कोण हमें बता दिया 45 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। अब इसमें क्या है, बट अब हम यहाँ पे साइन लेके भी निकाल सकते हैं या कुछ और भी, लेकिन जब हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर पढ़ते हैं तो केवल हम tan का यूज करते हैं, तो हम tan का यूज कर लेते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लाल बटे कक्का। अगर नहीं देखा है तो जाके चेक कर लो, लास्ट चैप्टर त्रिकोणमिति, उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इस ट्रिक के बारे में भी बताया है। लाल बटे कक्का यानी कि ये लंब होता है, ये आधार होता है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करी। लंब क्या है, यहाँ पे माना h है, इससे हम पॉइंट को नेम दे देते हैं ए बी सी। ए बी भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं। ए बी लिख लेते हैं हम, ए बी बाई आधार 15, क्योंकि ये tan 45 डिग्री था। tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। हमें सबसे मेन यहाँ पे tan के सब की वैल्यू होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, tan 45 की याद होनी चाहिए, tan 60 की याद होनी चाहिए। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 लिख दिया हमने। ए बी हमें पता ही नहीं है, और नीचे आ गया 15। 15 इधर ले जाएंगे, 1 से कैलकुलेट हो जाएगा। 15 मीटर इज इक्वल टू ए बी, यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या आ गई हमारी, 15 मीटर। जो यहाँ था वही यहाँ पे आ गया। कैसे आया समझ में आ गया होगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 15 इधर जाएगा कैलकुलेशन होकर, और इधर मल्टीप्लाई होकर 15 आ गया। अब ये तो हो गया सबसे इजी क्वेश्चन। अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ये भी इजी है काफ़ी अगर हम समझ लें तो। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से, 1.5 लंबा प्रेक्षक यानी कि कोई प्रेक्षण करने वाला व्यक्ति या कुछ 1.5 लंबा तो मतलब कि इसकी लंबाई हो गई 1.5 मीटर। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि एक कोई हमने चिमनी बना दी, ये है 28.5 मीटर की ऊंचाई पर, और 1.5 मीटर लंबा ये है। उसकी आँखों से, यानी आँखें तो ऊपर होंगी, यहाँ से हम एक बेस क्रिएट कर लेते हैं। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी कि उसकी आँखों से यहाँ पे कुछ 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो, कीजिए। अब 1.5 मीटर ये है, तो यानी कि ये भी 1.5 मीटर होगा। ये 28 है तो ये भी 28 होगा। ये हम पहले ही कर लेते हैं कि कौन क्या हो सकता है। अब हम नेम देते हैं सबको, ए बी सी डी ई। नेम देना काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो हम लिख सकते हैं बी सी बराबर डी ई, चूँकि ये भी 28.5 ये भी, तथा बी डी इज इक्वल टू सी ई, ये बराबर ये। अब निकालना क्या है हमें, ए ई। ठीक, अब हम पहले इसको अगर निकालें तो कैसे निकाल लेंगे, तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। पहले हम लिख देंगे यहाँ पे एग्ज़ाम में, ये है हमारा लंब, क्योंकि हम जानते हैं tan की वैल्यू लंब बटे आधार होता है। हमने माना है लंब ए सी बाई बी सी आधार हो गया।
अब AC की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, 1 = AC तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है, ये हमें पता है, तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई में लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम ले गए, तो हमारा AC पता चल गया, लेकिन चिमनी तो AE के बराबर है। तो AE = क्या है, AC प्लस CE। हमें AC की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, CE हमें दिया ही था BD के बराबर, तो यहाँ से हम AE = ले सकते हैं, AC कितना था हमारा 28.5 प्लस CE यानी कि 1.5 मीटर, क्योंकि टोटल मीटर में आएगा। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 29 और 30 मीटर आ गया हमारा ऊंचाई, यानी कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। यही हो गया हमारा आंसर। और ये इतना, अगर एक बार फिगर सही बन गया तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके क्वेश्चन सही आ जाएगा, बट अगर फिगर में गलती हुई तो पक्का है कि आपका आंसर बिल्कुल गलत आने वाला है। तो फिगर हमेशा काफ़ी अच्छे से एक एक लाइन पढ़ के और तब बनाना चाहिए फिगर, तो उससे फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा फिगर बन जाएगा, तो ईज़िली ये सॉल्व हो सकता है। तो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कैसा आ सकता है। यहाँ पे एक लंबा सा क्वेश्चन जिसको देखकर मतलब पहली बार जब देखेंगे तो थोड़ा सा डर लग सकता है, बट नहीं, क्या करना है, हमें डायरेक्ट एक एक लाइन पढ़नी है, फिगर बनाना है। भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि के एक बिंदु P से, मान लिया ये बिंदु P है, कहीं भी मान सकते हैं, इधर भी, एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी पहले भवन है कितना, 10 मीटर ऊंचा, और यहाँ से इसको देखने पर इसका कोण कितना है, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री नहीं पॉसिबल है, हमें नहीं दिया जाता है। यहाँ भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, यहाँ पे हमने एक ध्वज लहरा दिया, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये हमें मिल गया इतना पूरा 45 डिग्री, इतना केवल 30 था, जब टोटल लेंगे तो 45। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से इस शिखर की दूरी ज्ञात करनी है। अब हम बिंदु P तो हमें पता था, Q इसको रख सकते हैं, RS ले सकते हैं। अब हम 1030 की वैल्यू लगा देते हैं, पहले सबसे इजी, पहले 1030 दिया, पहले हम 1030 को ले लेते हैं। ये हमें 10 दिया था, क्योंकि QR/PQ होगा, लंबाई बटे आधार। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। कई बार क्वेश्चन में √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बता देगा और बोलेगा, और क्वेश्चन में बता देगा कि जब लास्ट में आंसर आ जाए तो अगर दिया है चूँकि कि √3 की वैल्यू, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे लास्ट में, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें दिया नहीं। तो यहाँ पे 1030 की वैल्यू हमने ले ली है। अब QR कितना दिया था, हमें 10 दिया था पहले से ही। PQ हमें पता ही नहीं है क्या है। अब यहाँ पे हम PQ की वैल्यू डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा हमें पता चल गई 10√3 मीटर है। मीटर लगाना इम्पोर्टेंट है। अब हम 1045 की ले लेते हैं। अब हमें बेस तो पता चल गया डायरेक्ट यहाँ से, अब 1045 लगा देते हैं। 1045 में S, चूँकि QR प्लस SR होगा, या फिर हम इसे पहले लिखेंगे SQ, तो फिर बाद में लिखना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। और नीचे हमें मिल गया है 10√3। अब हम को ये तो पता चल गया कि 10√3 माइनस 10√3 इज इक्वल टू, अभी हम कर देते हैं, QR कितना था,
तो हमारा पहले से क्यू आर दिया था 10 मीटर हमने ले लिया, प्लस एस आर हमें पता ही नहीं है। एस आर क्या है यहाँ पे, तो ध्वज दंड की लंबाई। अभी हमें केवल ये पता करना है। हम अगर इसको प्लस में से इधर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा एस आर। अब इसको हम 10 कॉमन ले सकते हैं, √3 - 1 इज इक्वल टू एस आर। ये हो सकता है। ये आ गई हमारी एस आर की वैल्यू। ये आ गया हमारा आंसर। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से दूरी हमें दोनों पता चल गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 हो जाता है। छाया ऐसे ही पड़ेगी क्योंकि सूरज हमने यहाँ मान लिया है। ये सूरज कोई फिगर में बनाना नहीं है। 40 मीटर अधिक है, यानी कुछ यहाँ से यहाँ 40 मीटर अधिक है। नॉर्मल यहाँ पे छाया पड़ती है। साठ से घटकर 30 हो जाता है, यानी कि ये 60 है, ये 30 है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि इधर से एक 60 डिग्री है। और dB छाया की लंबाई है। dB छाया की लंबाई हम कुछ मान लेते हैं ऐसे, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण बाद में 30 डिग्री हो गई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मान लिया h हमने इसको BD माना है, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम 10 60 का यूज़ कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं इतनी दूरी को Z, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं h/z। 1060 की वैल्यू √3। अब Z हम इधर ले आएंगे तो Z h, ये हमने मान लिया समीकरण 1। अब हम इसको देख लेते हैं। अब हम 1030 यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हमें h तो वही है, बट हमारा ये जो है वो बढ़ गया, तो नीचे अब हम 40 + z कर सकते हैं। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो 1/3 और इधर हमने कैलकुलेट कर दिया ऐसे। अब हम अगर दोनों में से देखें, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं सॉल्व करके। z √3 = h। अब अगर हम इस समीकरण, इसको मान लिया हमने 2, इन दोनों में से अगर कुछ हम कॉमन देखें तो h हमारा कॉमन है। इसको हम एक बार साइड में रख देते हैं। अब इन दोनों को हम ले लेते हैं। कॉमन को हमने हटा दिया और दूसरे को ले लिया, = ये आ गया हमारा। अब अगर हम इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, +z √3 कैलकुलेट होके 3z हो गया। अब यहाँ से देखें तो z इधर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा RHS में जाके, तो 40 = 2z हो गया। 2z है, इसको करेंगे आ जाएगा 20 = z। यहाँ से हमारी z की वैल्यू आ गई। इसको यहाँ से कैमरे में नहीं आ पाया था तो अब मैं ले रही हूँ। 40 + z = 3z। कैसे, 3 × 3 हो गया, आ गया हमारा 3z। ये वाले z को हम इधर लेके गए तो -z आ गया। इससे आ गया हमारा 40, 2z = 2z। इसको इधर लेके गए बाई में, z की वैल्यू आ गई हमारी 20। अब 20 मीटर में आया है। अब ये आ गया हमारा इसकी वैल्यू। अब 1060 h की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम देख लेते हैं। अब हम 20 को यहाँ पे ले लेते हैं।
अब हम 1060 से लगाएंगे। 1060 इज इक्वल टू 1060 h बाई z, क्योंकि केवल इतनी दूरी लेनी है तो z की वैल्यू हमें पता चल गई, z हम इधर ले जाएंगे। 1060 की वैल्यू हम जानते हैं √3, z 20 आया था, 20 हम इधर ले गए, h आ गया हमारा 20 √3 इज इक्वल टू h। ये आ गया हमारा h की वैल्यू। यहाँ से हमने मीनार की ऊंचाई भी निकाल ली है और इस छाया की दूरी भी, जबकि ये नहीं पूछा था पर हमें निकालना पड़ा क्योंकि इसके बिना ये नहीं निकल पाता। तो ये हमने एक तरीके का और क्वेश्चन लगा लिया, ये भी हमारा हो गया सॉल्व। अब एक और लास्ट, अभी 2 टाइप और हम लोग देख लेते हैं, एक या 2, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो देख लेते हैं दूसरा टॉपिक। यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। यहाँ पे बात अवनमन कोण की है, यानी कि ये जो हमें पहली बिल्डिंग दी गई है बहुमंजिल भवन के शिखर से, ये हमारा ऊंचा है। ये मान लिया एक 8 मीटर की ऊंचा भवन है और तल के अवनमन कोण ऊंचे भवन के शिखर, पहले शिखर का अवनमन कोण 30, फिर उसके बाद 45, यानी कि यहाँ से भी एक कोण, ये हो गया हमारा 45 डिग्री का। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी याद कीजिए। हम मान लेते हैं पहले इसे A B C D E, ठीक है। तो अब हम पहले 1045 ले लेते हैं। 1045 इज इक्वल टू, हमें कुछ नहीं दिया गया, केवल इसकी ऊंचाई, इसको हम 8 मीटर मान सकते हैं बहुत आराम से। अब 1045 में AE बाई कितना आएगा हमारा DE, और हमें यहाँ से पता है BC इज इक्वल टू DE है। एक हमें पता चल गया और दूसरा है हमारा BD इज इक्वल टू C, ये हमारे पास पहले से पता है हमें। अब AE को हम क्या लिख सकते हैं, DE इज इक्वल टू हो गया हमारा AE को हम क्या लिख सकते हैं AC प्लस CE। हमें CE तो पता है, क्या है हमारा C, तो 8 है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी हो गई फर्स्ट वैल्यू। अब हम 1030 ले के देखते हैं। 1030 इज इक्वल टू हमारा AC बाई DE, DE उधर जाएगा और ये 1/√3 हो गया, यहाँ पे 1 है ही इंटू में, इज इक्वल टू AC। अब अगर हम इसको इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, DE इज इक्वल टू AC इंटू √3। अब हम DE कॉमन ले सकते हैं। अब हम यहाँ इसको AC प्लस 8 इज इक्वल टू AC इंटू √3, ये हम ले सकते हैं। हम यहाँ से इस AC को अगर हम इधर ले जाएं तो हो सकता है ऐसा, नॉर्मल है ये, LHS से हमने RHS में से ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, हमने ले लिया कॉमन AC, ये। अब 8 इज इक्वल टू इतना तो है, अब अगर हम इसको बाई में ले जाएं तो हो गया, ये भी ऐसे हो गया। ये आ गई हमारी AC की वैल्यू, आराम से इजीली आ गई। अब हम यहाँ से इसको इजी फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसका इंटू कर दें, ऊपर भी नीचे भी इससे। किसका, इसका, इसे
हम क्लास 9th में पढ़ते हैं कि अगर हमें ऐसी फॉर्म को इजी फॉर्म में टर्न करना हो तो इस यहाँ पे जो है उसको प्लस में करके और यहाँ पे इनटू कर दें। तो वही हमने किया है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, वो हम कर दे रहे हैं। तो 8 ये आ गया हमारा, ये क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो 3 - 1 यानी कि 2, 2 4 से कट जाएगा, 4 √3 + 1, ये आ गई हमारी AC की वैल्यू। अब AC में जब हम 8 प्लस कर देंगे तो हमारी AE की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे +8 कर देते हैं हम। इसको हम कर देते हैं, तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ इजी फॉर्म में, +8 4 √3 + 3। क्यों 3 आएगा यहाँ पे? बिकॉज 4 + 8 हमने किया 12 और इन दोनों में से कॉमन लेंगे 4 अंडर ब्रैकेट में √3 + 3 आ गया। ये हमारा आ गया किसकी वैल्यू? इस बहुमंजिल भवन की। अब भवनों के बीच की दूरी कितनी है? हमने यहाँ पे एक समीकरण लिया था DE, AC + 8, और या फिर हम क्या कर सकते हैं 1045 फिर से हम लगा लें। दो ऑप्शन हमारे पास, यहाँ से हम ये वाला उठाते हैं, हम डायरेक्ट कुछ उठाएंगे ही क्यों? DE तो हमारा DE = AE था, ये तो हम जानते ही हैं। AE की वैल्यू हमने निकाल ली इतनी, अब वही हो गई हमारी DE की वैल्यू, यानी कि इसकी दूरी और ये, मतलब दो आंसर जो हमें निकालने थे वो दोनों सेम ही आंसर हैं। भवनों के बीच की दूरी भी यही है और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी ये है। ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब एक नदी के बेस पे क्वेश्चन आता है, रिवर पुल के बेस पे। अब हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि लास्ट है हमारा, एक नदी के पुल के एक बिंदु, मान लिया ये कोई पुल है, ऐसा बिंदु से इस पे कोई एक बिंदु है, इसको मान लेते A के सम्मुख किनारों, यानी कि कोई जो दो किनारे हैं, ये मान लिया हमने किनारा, एक किनारा ये हमने मान लिया, के कोण 45 हैं, अवनमन कोण, तो यानी कि ये जो बेस है 30 और ये हो गया हमारा 45 डिग्री। यहाँ पे हम एक बेस बना लेते हैं। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो ये 3 मीटर ऊंचाई हो गई, तो हम यहाँ से इसको 30 कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको 40, इसको Z का आकार का इधर बन रहा है तो 45 ये हो गया। अब हम इन बिंदुओं को भी मान लेते हैं B, C, D। अब हम यहाँ से 1045 लगा सकते हैं, पहले हम 1045 लगा लेते हैं सो दैट इजी हो जाए कुछ। 1045 AC बाई DC हो गया। अब DC = AC तो आ गया, यहाँ से AC की वैल्यू हमें पहले से पता है 3 मीटर, तो यानी कि हो गया DC = 3 मीटर, बट ये किसी चीज़ का आंसर नहीं है अभी। अब हम 1030 लगा सकते हैं, 1030 लगा के फिर से हम AC बाई BC कर सकते हैं। अब इधर हम जानते हैं 1/3 होता है, = AC की वैल्यू हमारी आ गई है, AC तो हमें दिया है 3, BC नहीं पता हमें, BC की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/3। अब हमें पूछा गया था नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है BD, और BD = हमें पता चल रहा है BC + CD है, ये दोनों हम निकाल चुके हैं पहले ही। BD = हम ऐड कर लेते हैं 3/3 + 3, तो आ गया हमारे यहाँ से BD की वैल्यू 3 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, ये आ गई हमारी नदी की चौड़ाई। अतः नदी की चौड़ाई है ये, यहाँ पे हमने
5 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। ऐसे ही इन्हीं 5 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आते हैं। ये 5 टाइप पूरे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एनसीईआरटी से मैंने लिए थे। ये 5 टाइप के मेन क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने ये सारे ही बता दिए हैं। अब ये चैप्टर यहाँ पे हमारा एंड होता है। छोटा ही चैप्टर था, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी थी, लेकिन क्वेश्चन लगाने का तरीका यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट था पता होना। तो ये हमने पता कर लिया है। अब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो कोई भी मैथ्स की या किसी सब्जेक्ट की, अगर आपको और कोई मैथ्स के अलावा भी चाहिए सब्जेक्ट, तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।